लेक्चर 101 चैप्टर 101। नमन के पिता आनंद जी अपनी पत्नी और बेटे की तरह निश्चिंत बिल्कुल भी नहीं हुए थे। उनके चेहरे पर अभी भी कुछ उदासी और नाराजगी के भाव बने हुए थे। मैं उसे प्रोजेक्ट से अपना पीछे छुड़ाने में इतना ज़्यादा बिजी था कि हमने उन सब चीज़ों के बारे में ध्यान से कभी सोचा ही नहीं। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखा जाए तो जो कुछ भी हुआ वह काफ़ी अजीब था। हम लोगों को फंसाया गया था, लेकिन इतनी किसकी हिम्मत हुई कि उसने हमें फंसाने की कोशिश की। हमारे दुश्मन ज़्यादा नहीं है, लेकिन जेसिका से बात करने पर मुझे भी आभास हुआ कि किसी ने जानबूझकर यह सब कुछ हमारे साथ किया था। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इतनी हिम्मत किसके अंदर है? हमारे देश के अंदर जो 4 प्रसिद्ध और अमीर परिवार है उनके अलावा ज़्यादा कुछ लोग हमें दबा नहीं सकते, और उन चारों परिवारों को हमने कभी ऑफेंड किया ही नहीं है। तो ये तो क्लियर है कि उन चारों ने तो हमारे साथ कुछ भी नहीं किया था। उद्धरण चिन्ह। जिस इंसान की वजह से उन्होंने इतना कुछ भुगता था, उसके बारे में बात करते हुए नमन के चेहरे के भाव गहरे हो गए थे। उनकी कंपनी के साथ जो कुछ भी चल रहा था उसकी वजह से पिछले 2 महीना में नमन ने काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया था। जिन लोगों से वह कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, वह भी उसे नीचा दिखाकर चले जाते थे। नमन खुद को काफ़ी दबा हुआ और छोटा महसूस कर रहा था। इन सब के अलावा पहले जो क्लाइंट त्रिपाठी ग्रुप के साथ काम करते थे, उसे कैंडल की वजह से उन्हें भी काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप हर कोई त्रिपाठी ग्रुप से दूर भागने लगा था। अगर लास्ट मोमेंट पर जेसिका उनकी मदद नहीं करती तो अभी तक तो त्रिपाठी ग्रुप बैंकरप्ट हो चुका होता। इन सब चीज़ों के बारे में सोते हुए नमन की आंखें बिल्कुल ठंडी हो गई थी। उसकी आंखों में क्रूरता दिखने लगी थी। क्या इन सब के पीछे ईशानी का हाथ हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। कनिका, जो काफ़ी देर से बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी, उसने अचानक से कहा, क्या आप सभी उसे मिस्टीरियस मैन के बारे में भूल गए हैं जिसके साथ वह आजकल रहती है? उसे आदमी की मदद से ईशानी ने जिया का पूरा करियर बिल्कुल खत्म कर दिया है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वह आदमी द फॉर ग्रेट फैमिलीज में से ही हो। उद्धरण चिन्ह। इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। कनिका की बात सुनने के तुरंत बाद ही नमन ने मना करते हुए कहा। उसे कनिका की सारी बातें बिल्कुल भी बुनियाद नजर आ रही थी। न जाने कितने सालों से हम लोग उन चारों परिवारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आज तक इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाए। वह चारों परिवार काफ़ी बड़े हैं, और साथ ही उनका हर एक सदस्य काफ़ी मिस्टीरियस और लौकी। उन लोगों को देखना तक हर किसी को नसीब नहीं होता है, और तुम कह रही हो कि ईशानी उनमें से किसी एक के साथ रिलेशनशिप में है। इसके अलावा तुम इकलौती ऐसी नहीं हो जिसे इसके बारे में सोचा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वह आदमी काफ़ी पावरफुल है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वह उन चारों परिवार में से किसी एक परिवार से बिलोंग करता है। मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से राजवंश परिवार के लड़के विदेश में रहते हैं, और बाकी तीनों परिवार के वारिस इसी देश के अंदर है, लेकिन उन लोगों का स्टेटस काफ़ी बड़ा है। इतनी कोशिश करने के बाद आज तक पापा भी उनसे नहीं मिल पाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ईशानी उनके जैसे लोगों के साथ दोस्ती कर पाएगी। उद्धरण चिन्ह। शायद अपनी श्रेष्ठ की सहज भावना के कारण नमन को ऐसा लगता था कि ईशानी की जिंदगी में आज तक का सबसे अच्छा आदमी वही रहा था। भले ही इस वक्त वो जिस आदमी के साथ थी वह उससे 100 गुना ज़्यादा बेहतर था, लेकिन नमन को फिर भी खुद पर इतना गुरूर था कि वह उसे आदमी से ज़्यादा अच्छा है। उसे ऐसा लगता था कि वह आदमी उसके साथ कंपेयर करने के लायक भी नहीं है। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि नमन को अंदाजा भी नहीं था कि ईशानी इस वक्त अभिमान राजवंश की पत्नी थी। और इतना ही नहीं, ईशानी बाकी तीनों परिवार के वारिसों को भी अच्छे से जानती थी। जिस दिन नमन को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा वह दिन उसकी ज़िंदगी का शायद आखिरी दिन भी हो सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी कैपेबल है, हमें उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। इंडिया वापस आने के बाद जेसिका स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में काम करेगी ना। अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए वह ईशानी के साथ अच्छे से डील कर सकती है, और अगर उसने वहां पर जेसिका का विरोध करने की कोशिश की तो जेसिका का आसानी से उसे नौकरी पर से निकाल सकती है। हम भी देखते हैं कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए ठंडा लहजे में कहा। उसके चेहरे पर ईशानी के लिए नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी। उसे अब किसी चीज़ को कोई डर नहीं था। उसके पास सब काफ़ी पैसे थे, और जल्द ही वह अग्निहोत्री ग्रुप की वारिस भी बन जाएगी। कुछ समय बाद ही उसे अग्निहोत्री ग्रुप के विरासत के अधिकार भी मिल जाएंगे, और ऐसा होने के तुरंत बाद से ही उसका स्टेटस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और ईशानी की औकात उसके सामने कुछ भी नहीं होगी। कनिका बिल्कुल ठीक कह रही है।
हमें उसे आदमी के बैकग्राउंड का पता लगा लेना चाहिए। भले ही वह उन चारों ग्रेट फैमिलीज में से बिलोंग नहीं करता हो, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि वह आया कहाँ से है। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार आनंद जी एक वेल एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन थे। कनिका ने इस मैटर को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। वह उसे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी वह भविष्य को लेकर काफ़ी केयरफुल थे। वह लोग इसी तरीके से कुछ देर तक बातें करते रहे। छाया, जिसने अभी तक किसी भी डिस्कशन में कुछ भी नहीं कहा था, उसने अचानक एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अब जब कंपनी के सारे क्राइसिस सेटल हो चुके हैं और कनिका भी प्रेग्नेंट है, हम लोगों ने 3 महीनों के बाद कनिका और नमन की शादी करने का फैसला किया था, तो क्यों ना अब हमें उनकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। छाया की बात सुनकर सबके सब हैरान रह गए। सबसे पहले सुलेखा जी अपने होश में आई और उन्होंने बिना आगे कुछ सोच छाया का जवाब देते हुए कहा, हमने अभी अभी अपनी कंपनी को बैंक्रप्सी से बचाया है, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास शादी की तैयारी करने की एनर्जी बची है? बेहतर होगा अगर हम उसे कुछ और महीना के लिए पोस्टपोन कर दे। उद्धरण चिन्ह। सुलेखा जी को कनिका कुछ खास पसंद नहीं थी और कनिका भी यह बात अच्छे से जानती थी। सुलेखा जी की बात सुनते ही कनिका का मुंह बन गया था, लेकिन उसने ये भाव अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं आने दिए। उसने खुद को बिल्कुल शांत दिखाते हुए कहा, यस मॉम, आप नमन के लिए चीज़ मुश्किल बना रही है। पिछले 2 महीना से वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा था, तो अब उसे कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम अग्निहोत्री ग्रुप की वारिस हो। कल को तुम्हें ही अग्निहोत्री ग्रुप की गद्दी संभालनी है, और इतनी अच्छी पोजीशन होने के बावजूद भी अगर तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी अच्छे से नहीं होगी, तो लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। छाया ने जानबूझकर अपने चेहरे के भाव बिल्कुल तीखे रखे और शिकायत करते हुए कहा। उसकी आवाज़ ना तो ज़्यादा ऊंची थी और ना ही ज़्यादा नीची, लेकिन उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द नमन और उसके माता पिता ने अच्छे से सुना था। अग्निहोत्री ग्रुप की वारिस। उद्धरण चिन्ह। उन तीनों ने विश्वास नजरों के साथ कनिका की तरफ देखा। हाँ, अभी कुछ समय पहले ही विक्रम जी ने अपनी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स कनिका के नाम करने का फैसला किया था, और अगर ज़्यादा शेयर कनिका के पास होंगे तो कंपनी की बारिश भी वही होगी। मुझे लगता है कि अपनी इस पोजीशन के साथ वह नमन से शादी करने के लिए क्वालिफाई हो जाती है ना? उद्धरण चिन्ह। छाया ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह उन तीनों को गालियां दे रही थी। सुरेखा जी हमेशा ही छाया और कनिका को नीचे नजरों के साथ देखी थी, क्योंकि कनिका की रगों के अंदर अग्नि होते इसका खून नहीं बह रहा था। और अब जब विक्रम जी की हालत करने के बराबर ही हो चुकी है और अग्निहोत्री ग्रुप को एक मालिक की जरूरत है, और विक्रम जी की बेटी होने के नाते वह पोजीशन कनिका को ही मिलनी है। न जाने क्यों, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए छाया को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वह आज खुद को काफ़ी ऊंचा महसूस कर रही थी। छाया, क्या तुम सच कह रही हो? विक्रम जी ने इतनी आसानी से शेयर्स कनिका के नाम कर दिए? उद्धरण चिन्ह। सुलेखा जी ने शक भरी नज़रों के साथ छाया की तरफ देखा। उन्हें छाया की बातों पर अभी तक पूरी तरह यकीन नहीं हुआ था। सुलेखा जी की बात सुनने के तुरंत बाद ही कनिका ने कहा, ऑफ कोर्स मॉम, मेरे पिता ने मुझसे वादा किया था कि जब मेरी शादी नमन के साथ होगी तो वह मुझे अग्निहोत्री ग्रुप के 20% शेयर दे देंगे। हालांकि मेरे शेयर्स की मात्रा ईशानी के शहर से काफ़ी ज़्यादा कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अग्निहोत्री ग्रुप की सक्सेसर हूँ। और वैसे भी पिछले काफ़ी सालों से ईशानी अग्निहोत्री ग्रुप पर ध्यान नहीं दे रही है, तो आज ना कल वह कंपनी मेरी ही हो जाएगी। एंड मेरी और नमन की शादी के बाद तो हमारा एक रिश्ता जुड़ जाएगा। हम दोनों परिवार एक दूसरे का काफ़ी अच्छा ख्याल रखेंगे, और अगर भविष्य में हमेशा किसी भी एक कंपनी को दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें एक दूसरे की मदद भी करेंगे। आपके इस बारे में क्या कहना है? उद्धरण चिन्ह। कनिका ने काफ़ी चालाकी से अपनी बातें उन लोगों के सामने रखते हुए कहा। विक्रम जी का इस तरह अचानक बीमार पड़ जाना काफ़ी अजीब था, और अगर अब उसने सबके सामने ये कह दिया कि पूरा का पूरा अग्निहोत्री ग्रुप उसका है तो सभी लोगों के शक के दायरे में वह आ जाएगी। लेकिन 20% शेयर की बात तो काफ़ी पहले से हो रखी थी, तो ऐसा होने पर कोई उसे पर शक नहीं करेगा। कनिका ने जैसा सोचा था सब कुछ उसके मुताबिक चल रहा था। उसकी बात सुनने के बाद सुलेखा जी के चेहरे के भाव काफ़ी बदल गए थे। अगर यही बात है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आखिरी फैसला अभी भी नमन ही लेगा। उद्धरण चिन्ह। सुलेखा जी ने जैसे ही अपनी बातें खत्म की तो हर किसी की नजरें नमन पर जाकर ठहर गई। ये खबर सुनकर नमन काफ़ी हैरान था, लेकिन उसने अपना फैसला करने में कोई जल्दबाजी नहीं की।
उसके दिल में हमेशा से ही ईशानी के लिए फीलिंग्स थी। ये जानने के बावजूद भी कि ईशानी अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, वह उसे दोबारा जीतने की कोशिश करता रहता था। लेकिन पिछले 2 महीना से वह अपनी कंपनी में इतना ज़्यादा उलझ गया था कि उसके पास किसी और चीज़ के लिए वक्त ही नहीं बचा था। और अब जब फाइनली उसे थोड़ा वक्त मिला था, तो अब कनिका उससे शादी करने के लिए कह रही थी। नमन ये सब कुछ करने के लिए थोड़ा अनिश्चुक था, लेकिन कनिका की कोख में उसका बच्चा हर गुजरते दिन के साथ आकार लेता जा रहा था। अब अगर उसने शादी करने से मना किया तो वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कुछ देर तक सोने के बाद उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोला, ठीक है, तो हम दोनों अब शादी कर लेते हैं। वैसे भी यह कुछ समय की ही बात है। वेडिंग सेरेमनी माँ के ऊपर छोड़ देते हैं। हमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी जल्दबाजी में हो। आई वॉन्ट ए ग्लोरियस वेडिंग सेरेमनी। उद्धरण चिन्ह। और रही बात ईशानी की, तो एक बार जेसिका के यहाँ आ जाने के बाद, जब वह स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में अपनी पोस्ट ले लेगी, तो उसके पास ईशानी को दोबारा जीतने के लिए काफ़ी सारे मौके आएंगे। जब 102 चैप्टर 102 तकरीबन 4 दिन आईसीयू में रहने के बाद आज विक्रम जी को डीलक्स वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, लेकिन उन्हें अभी तक बिल्कुल भी होश नहीं आया था। 2 दिनों बाद डॉक्टर ने उनके यूं अचानक बीमार होने का कारण अभिमान और ईशानी को बता दिया था। मिस्टर राजवंश, आपने हमें जो बोतल दी थी हमने उसका टेस्ट कर लिया है। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मिले हैं उनकी जांच करने पर हमें पता चला कि वह काफ़ी हार्मफुल है। अगर किसी इंसान ने उन्हें गलती से खा लिया तो उससे उनके ब्रेन स्टिम्युलेट होता है और जिससे उन्हें स्ट्रोक भी आ सकता है। इसके अलावा जो भी इंसान उन्हें खाता है तो वह काफ़ी लंबे समय के लिए कोमा में चला जाता है और इसी वजह से उसे दवाई की बिक्री भी बैन है हमारे देश में, और इसके अलावा काफ़ी सारे देश में उसकी सेल इलीगल है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने गंभीर चेहरे के साथ अभिमान की तरफ देखा और बोला, सर, हमें विक्रम जी के ब्लड में भी इसी पॉइजन के पार्टिकल्स मिले हैं। तो अगर आपको इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी मिले तो प्लीज़ पुलिस को कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यह ड्रग मार्केट के अंदर बिक रहा है तो इससे काफ़ी सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। पर एक डॉक्टर होने के नाते मैं उसे दिन को कभी भी देखना नहीं चाहूँगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि ईशानी ने सोचा था, विक्रम जी का इस तरह अचानक कोमा में जाना कोई कोइंसिडेंट नहीं था। उसका इस ड्रग के साथ कोई ना कोई लेना देना तो जरूर था। कनिका और छाया ने विक्रम जी को जहर दिया है, इस बारे में सोचते ही ईशानी की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। न जाने कितने लंबे सालों से उसके पिता उनकी जैसी जहरीली औरतों के साथ रह रहे थे। क्या हमें इसके लिए पुलिस को कॉल करना चाहिए? बेसिकली कनिका और छाया ने पैसों के लिए मेरे पापा का मर्डर करने की कोशिश की है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अभिमान से पूछा। वह छाया और कनिका के बारे में और कुछ सोचा नहीं चाहती थी। अपने चेहरे पर सख्त भाव लिए हुए अभिमान ने अपना संयम बनाए हुए रखा था। उसने ना में अपनी गर्दन हिलाई। इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा हमारे पास अभी कोई सबूत भी नहीं है, तो अभी पुलिस को कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी उसे ड्रग को ही ले लो। वह ड्रग अग्निहोत्री विला के अंदर मिला है और उसका विला के अंदर मिलना अग्निहोत्री परिवार और ग्रुप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर हम पुलिस को कंप्लेंट करते हैं तो वह इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके अंदर तुम्हारे पिता और तुम दोनों शामिल होंगे। और बोलो मत की कनिका और शायद तुम्हें फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो हमें काफ़ी सोच समझकर अपने फैसले लेने होंगे। उद्धरण चिन्ह। क्या हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी के चेहरे पर गुस्सा उतर आया था। ऐसा नहीं है कि हमारे पास से कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमें सबूत इकट्ठा करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना है कि यह ड्रग लाया कहाँ से गया है। लेकिन उसकी बोतल पर ना तो कोई मॉडल नंबर लिखा है और ना ही कोई स्पेसिफिक प्लेस जहाँ से वह बना हो। तो इसके ओरिजिन को ढूंढना तो ऐसा होगा जैसे भूसे के ढेर में कोई सुई ढूंढ रहा हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने शांति के साथ सब कुछ ईशानी को समझाते हुए कहा, लेकिन जैसे ही उसने ईशानी के पीले पड़े हुए चेहरे की तरफ देखा तो उसने तुरंत कहा, लेकिन तुम उसकी फिक्र मत करो। इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सच में? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने लाल आंखों के साथ उससे पूछा। अभिमान ने प्यार से उसके गालों को छुए और बोला, हाँ, मैंने आज तक तुमसे कभी झूठ बोला है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने ना में अपने गर्दन हिलाई। उसने अभिमान के चेहरे की तरफ देखा और अगले ही पल वह उसके गले लग गई। अभिमान ने भी उसे अपनी बाहों में समय दिया। अब कहीं जाकर ईशानी को पावर होने की इम्पोर्टेंस रियलाइज हो रही थी। जिस इंसान के पास पावर होती है वह उन चीज़ों को आसानी से हैंडल कर सकता है जो आम आदमी बिल्कुल नहीं कर सकता।
अगर इस वक्त अभिमान उसके साथ नहीं होता तो पता नहीं वह अभी किस हालत में होती। शायद वह कभी इस सिचुएशन का सामना कर ही नहीं पाती। ईशानी को तो ये भी नहीं पता था कि उसके पिता को कब होश आएगा, और वह ऐसे ही हमेशा उनके साथ यहाँ नहीं रख सकते थे। इसलिए उसने एक ऐसे इंसान को हायर किया जिस पर वह यकीन कर सकती है और उसे अपने पिता का ध्यान रखने का काम सौंप दिया। रही बात छाया और कनिका की, तो शुरुआत के 2 दिन तो वह अस्पताल में आ जाया करती थी, लेकिन उसके बाद तो उन्होंने वहां आना ही बंद कर दिया था। उन दोनों के बिहेवियर को देखते हुए ईशानी को एहसास हुआ कि उसके पिता एक अच्छी ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। न जाने कितने सालों तक कनिका और छाया को प्रोटेक्ट करते हुए उन्होंने अपनी खुद की बेटी के साथ चलोगी कीजिए, लेकिन अंत में उन्हें उन दोनों से क्या मिला? जहर। उन दोनों की वजह से वह लगभग अपनी जिंदगी से अपना हाथ धो बैठे थे। ईशानी के दिल में कहीं ना कहीं अपने पिता के लिए नफरत और नाराजगी अपनी जगह बना चुकी थी, लेकिन अब जब वह इस हालत में हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए थे तो ईशानी को काफी बुरा लग रहा था। वह चाह कर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। इन्हीं सब चीजों की वजह से ईशानी मन ही मन दुआ कर रही थी कि वह जल्द से जल्द कनिका और छाया को सजा देकर अपने पिता के साथ इंसाफ करें। वह दोनों ही और तेज बहुत बेशर्म थी। अपने मकसद को पूरा करने के लिए वह दोनों किसी भी हद तक जा सकती थी। पिछली बार उन्होंने ईशानी को जान से मारने की कोशिश की थी और इस बार विक्रमजी को। साफ शब्दों में कहा जाए तो वह उन दोनों को ही मरा हुआ देखना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त कनिका और प्रॉपर्टी के बीच सबसे बड़ी अड़चन वही दोनों बने हुए थे। ईशानी पिछले 4 दिनों से अस्पताल में ही रुकी हुई थी। अगले दिन उसे कंपनी में से कॉल आ गया और उसे जल्द से जल्द वहां आने के लिए ऑर्डर दे दिया गया था। ईशानी भी जानती थी कि वह इतने दिनों की छुट्टी नहीं ले सकती है, इसलिए उसने चौथी को फॉलो किया और तैयार होकर कंपनी में चली गई। लेकिन जब वह कंपनी में गई तो आज स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के अंदर का माहौल काफ़ी अलग था। ये देखकर ईशानी काफ़ी कंफ्यूज थी, इसलिए उसने धीमी आवाज में नंदिनी से पूछा, क्या आज कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है? उद्धरण चिन्ह। हम सुनने में तो ऐसा ही आया है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने ईशानी की तरफ देखा और अपने चेहरे के भाव बदलते हुए उससे बोली, जैसिका इंडिया वापस आ चुकी है और आज से वह कंपनी में आकर अपनी पोजीशन संभालेगी एज द जनरल मैनेजर, चेयरमैन के बाद सेकंड हाईएस्ट रैंक, और सभी एम्प्लॉयज को ऑफिस में आने के लिए ऑर्डर दिया गया था, जिससे वह जेसिका के प्रति अपनी रिस्पेक्ट शो कर सके। उद्धरण चिन्ह। वह इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की बात सुनने के बाद ईशानी के चेहरे के भाव बदल गए थे। उसकी दोनों भौहें आपस में ही सिकुड़ गई थी। मुझे लगता है कि वह पर्सनली तुम्हें सबक सिखाने के लिए जल्दी आई है। मैंने सुना है कि जब वह कंपनी को टेक ओवर कर लेगी तो वह सब कुछ बदल देगी। पागल औरत। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी को भी जेसिका का इतनी जल्दी यहाँ आना कुछ खास पसंद नहीं आया था। वह अभी तक कंपनी के अंदर आई भी नहीं थी और उसने पहले ही सब कुछ बदलने का फैसला कर लिया था। अपने आने के पहले ही दिन जेसिका ने इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया था, ये देखकर नंदिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह अच्छे से जानती थी कि जेसिका के हर एक कदम के पीछे कहीं ना कहीं ईशानी से दुश्मनी छिपी हुई है। वह जो कुछ भी करेगी सिर्फ और सिर्फ ईशानी को नीचा दिखाने के लिए करेगी। ये सभी बातें ईशानी भी अच्छे से जानती थी, जिस वजह से उसके सुंदर चेहरे के भाव बिल्कुल गहरे हो गए थे। अभी नहीं आई है तो थोड़ी स्टेटस जरूर करेगी वह भी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मुझे लगता है कि टॉप मैनेजर उसकी यह बातें नहीं मानेंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी के मन में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें बची हुई थी, लेकिन ईशानी ने अगली बात कहकर उसकी सारी उम्मीद तोड़ दी। मुझे ऐसा लगता है कि वह उसकी बात मान जाएगी, ज्यादा चांसेस उनके मरने के ही है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने जेसिका के बारे में कुछ बातें याद करते हुए नंदिनी को समझाया, जेसिका चाहे कितनी ही इरिटेटिंग क्यों ना हो, लेकिन मैनेजमेंट में वह काफ़ी अच्छी है। मैंने ऐसा सुना था कि जिस वक्त जेसिका ने एक कंपनी ज्वाइन की थी, उसे वक्त उसे कंपनी की हालत कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। वह कंपनी हर साल सिर्फ और सिर्फ नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन सिर्फ 5 साल के कम समय में ही जेसिका उसे कंपनी को बचाने में कामयाब हो गई थी और उसके लिए उसे बेस्ट मैनेजर का टाइटल भी मिला था। जेसिका अपने काम में काफ़ी अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। तो तुम्हारे हिसाब से कंपनी उसे कुछ भी करने से नहीं रोकेगी, बल्कि साथ में वह जो सपोर्ट भी करेगी? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी के चेहरे पर चिंता के भाव उतर आए थे। हाँ, ऐसा हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। जेसिका का यहाँ आना उन दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, खासकर ईशानी के लिए। तो अब हम आगे क्या करेंगे? क्या हमें उसकी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए?
उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने अपने निचले होंठ को अपने दांतों तले दबा लिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके मुकाबले ईशानी काफी ज्यादा शांत नजर आ रही थी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं तुमसे पहले ही कहा था, जब तक वह हमारे काम के बीच में नहीं आएगी तब तक हमें उससे ज्यादा लेना देना नहीं होगा। और वह कंपनी में नए जनरल मैनेजर आ रही है, तो वह अपना काम करेगी और अपना काम करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के चेहरे के बेवकूफ एक्सप्रेशन देखकर नंदिनी ने एक सुकून की सांस छोड़ी। नंदिनी नहीं जानती थी क्यों, लेकिन जब भी वह कभी ईशानी के चेहरे के शांत भाव देखी थी तो उसे खुद ब खुद सुकून मिल जाता था। सुबह के करीब 10 बजे स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप ने एक कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उन्होंने बताया कि जेसिका अभी अंदर आ रही है। विदेश में एक ग्रुप काफी फेमस था। उसी ग्रुप के अंदर वहां के काफी सारे जाने पहचाने एंटरटेनमेंट तारा काम करते थे। उसी कंपनी के साथ जेसिका का कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका था, इसलिए वह वापस इंडिया आ चुकी थी। और उसके इंडिया आने की खबर ने काफी सारी अटेंशन अट्रैक्ट की थी। कॉन्फ्रेंस के वक्त भी जेसिका का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। उसने काफी अच्छे से सब कुछ हैंडल किया था। कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने सबसे बातें करते हुए कंपनी के फ्यूचर, उसके डेवलपमेंट और प्लानिंग के बारे में डिस्कशन किया था। पिछले काफी समय से जेसिका ने एक काफी ऊंची रैंक संभाली हुई थी और उसकी बातें सुनकर और उसका ऑरा देखकर काफी सारे रिपोर्टर्स उसे एडमिरे कर रहे थे। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के टॉप मैनेजर्स भी जेसिका का परफॉर्मेंस देखकर काफी सेटिस्फाई थे। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के तुरंत बाद ही कंपनी के अंदर बड़े पैमाने पर एक मैनेजमेंट पर्सनल मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग के अंदर हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर शामिल थे। ईशानी का नाम भी उसी लिस्ट में शामिल था, इसलिए वह श्वेता और सोनिया के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए आई थी। अब पूरा मीटिंग हॉल भर चुका था। मीटिंग हॉल के अंदर हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर आ चुके थे। सबसे आखिर में ईशानी, सोनिया और श्वेता ही आए थे। अंदर आकर उन्होंने अपनी सीट ली और बैठकर जेसिका के आने का इंतजार करने लगे। चैप्टर 103 हमारी नई जनरल मैनेजर का भी पावरफुल है। इतने सालों में आज मैंने पहली बार सभी सीनियर स्टाफ को एक साथ बैठे हुए देखा है। उद्धरण चिन्ह। लोग कहते हैं कि मिस जेसिका काफी अच्छी मैनेजर है। फॉरेन में वो काफी फेमस है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उन्होंने सबको यहाँ क्यों बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि वह रीऑर्गेनाइज करने के अपने तरीकों के बारे में आज बताने वाली है। उद्धरण चिन्ह। अधिकतर लोग आपस में ही फुसफुसा कर बातें किए जा रहे थे। हालांकि उनकी आवाज काफी धीमी थी, लेकिन ईशानी और उसके साथ आई हुई सोनिया और श्वेता उनकी सारी बातें अच्छे से सुन पा रही थी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस बार अनलकी कौन होने वाला है। श्वेता ने ईशानी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक कुटी मुस्कान पसरी हुई थी। उसकी बात सुनकर ईशानी के होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने बिना डरे हुए उससे कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। फाइनली अब उन लोगों को अपने लिए एक अच्छी मदद मिली है। मैं तो सोच रही हूँ कि वह कब तक टिकेगी। उद्धरण चिन्ह। कौन जानता है, लेकिन मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि कुछ लोगों की हालत अब बद से बदतर होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। श्वेता के होठों पर पसरी हुई आत्मसंतुष्ट मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई। जब जेसिका ने ऑफिस तो करने का फैसला लिया था तभी कनिका ने श्वेता के पास कॉल कर दिया था। और आज जो मीटिंग हो रही थी उसका लक्ष्य दूसरों को चेतावनी देने के लिए बुरे उदाहरण को उजागर करना था, जहां पर जेसिका ने टारगेट के रूप में ईशानी को चुना था। इन सब चीजों के बारे में सोते हुए ही श्वेता काफी खुश हो रही थी। जब से ईशानी का प्रमोशन हुआ था तब से श्वेता की पावर काफी ज्यादा काम हो गई थी। लोग उससे पहले की तरह ज्यादा नहीं डरते थे और यह बात श्वेता पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और अब कहीं जाकर फाइनली श्वेता को काफी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला था। जेसिका के ऑफिस में आ जाने के बाद ईशानी की हालत खराब होने वाली थी। श्वेता तो उसे पल का इंतजार कर रही थी जब जेसिका पूरे ऑफिस के सामने ईशानी की बेइज्जती करेगी। वो उसे वक्त ईशानी का उतरा हुआ चेहरा देखना चाहती थी। श्वेता इन सब चीजों के बारे में सोच ही रही थी। सोनिया ने ईशानी की तरफ देखा। सोनिया के माथे पर बोल पड़े हुए थे। उसने काफी धीमी आवाज में ईशानी से पूछा, श्वेता के कहने का क्या मतलब है? क्या तुम जेसिका को पहले से जानती हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने सच्चाई के साथ अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और धीमी आवाज में सोनिया को जवाब देते हुए बोली, हाँ, जेसिका नमन की कजन है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी का जवाब सुनकर एक पल के लिए सोनिया के चेहरे पर विश्वास के भाव उतर आए थे। उसके बाद उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए बेबसी के साथ ईशानी से कहा, तुम हमेशा इतनी मुश्किल में क्यों पड़ी रहती हो? मैं भी मुश्किल हम धीरे धीरे नहीं चाहती हूँ।
लेकिन इस दुनिया में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मुझे खुश देखकर खुश नहीं है। उन्हें हमेशा मेरी जिंदगी में कुछ न कुछ तमाशा देखने की होड़ लगी रहती है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। उसके चेहरे पर आने वाली परेशानी का जरा भी डर नजर नहीं आ रहा था। पहले ईशानी कनिका और उसकी माँ के द्वारा हमेशा परेशान हो जाती थी। वह दोनों जब भी उसके साथ कुछ गलत करने का सोचते थे तो वह हमेशा अपनी चाल में कामयाब हो जाते थे। ईशानी हमेशा उन लोगों से दबी हुई रही थी, और इन सब का कारण था कि वह पहले बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थी। वह उन्हें खुद को परेशान करने देती थी, इसलिए वह लोगों ने परेशान करते थे। लेकिन अब उसे किसी से जरा भी डर नहीं लगता था। अगर अब कोई उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ईशानी चुप नहीं बैठेगी। वह उसे बराबर जवाब देकर ही मानेगी। अगर वह उनसे उन्हीं के तरीके से नहीं निपटेगी तो भी उसका दुश्मनों को किसी न किसी तरीके से तो अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह नमन हो, कनिका हो या फिर जेसिका। ईशानी के सुंदर चेहरे पर जड़ संकल्प को देखते हुए सोनिया के होठों पर मुस्कान आ गई। एक सक्षम व्यक्ति को किसी भी दुश्मन का डर नहीं होता है। इसके अलावा वह हमेशा उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखता है। और निस्संदेह ईशानी बिल्कुल वैसे ही थी। सोनिया हमेशा से ही ईशानी के जैसे लोगों को एडमायर करती थी, इसलिए उसने बिना किसी चीज की चाहत के कहा, अगर बाद में चीज ज्यादा बिगड़ गई तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू सो मच मैम। उद्धरण चिन्ह। अपने लिए सोनिया की इतनी फिक्र देखकर ईशानी को काफी अच्छा लगा था। उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। करीब 2-3 मिनट के बाद भी जेसिका भी मीटिंग रूम के अंदर आ गई थी। जेसिका का फर्स्ट इम्प्रेशन काफी आकर्षक और अच्छा था। उसके पीछे एक असिस्टेंट, 2 डिप्टी जनरल मैनेजर्स, 3 सीनियर मैनेजर्स चल रहे थे और उसके साथ में स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट चल रहे थे। उसके कम आकर्षक चेहरे पर एक नकली मुस्कान दिखाई दे रही थी, जिसे वहां बैठे हुए सभी लोगों को बेचैन कर दिया। जेसिका ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, वह बिल्कुल साधारण सी थी, लेकिन उसके कपड़े काफी ज्यादा महंगे और फैशनेबल थे। उसने एक फेमस ब्रांड का प्रोफेशनल सूट डाला हुआ था। वह थोड़ी सी मोटी भी नजर आ रही थी। उसकी आंखें ज्यादा बड़ी तो नहीं थी लेकिन काफी तीखी थी, जिनसे उसके एम्प्लॉइज पर दबाव बना रहता था। जबकि उसके पतले होठों से यह पता चल रहा था कि वह एक मतलबी औरत है। हालांकि उसका चेहरा ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं था, लेकिन उसके के अंदर काफी सारी खूबियां थी, खासकर उसकी योग्यता, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा फेम मिलती थी। जेसिका के कमरे के अंदर आ जाने के साथ ही वहां बिल्कुल खामोशी फसल गई थी। अभी तक जो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे वो बिल्कुल शांत हो गए थे और सभी का ध्यान अब जेसिका की तरफ चला गया था। जल्दी ही जेसिका और बाकी सभी सीनियर मैनेजर अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। बैठने के बाद जेसिका ने अपनी आंखें उठाकर मीटिंग रूम में चारों तरफ घुमाई। यहाँ एक डिपार्टमेंट के सीनियर स्टाफ मौजूद है। उद्धरण चिन्ह। यस, हर किसी ने एक साथ जवाब दिया। एक्सीलेंट। उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने संतुष्टि के साथ अपनी गर्दन हिलाई। जब उसकी नज़र ईशानी पर पड़ी तो वह कुछ सेकंड के लिए उसकी तरफ देखती रही और फिर तुरंत उसने अपनी नज़रें वहां से घूम ली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद उसने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, आई एम जेसिका। आज से मैं ऑफिशियली स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के जनरल मैनेजर की पोजीशन टेक ओवर कर रही हूँ। और आई होप कि जब तक मैं आप लोगों के साथ काम करूँ तो आप सभी मेरे साथ कोऑपरेट करें। हम सभी एक साथ मिलकर स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप को एक नए मुकाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमारा एक दूसरे को जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। उद्धरण चिन्ह। तो चलिए फ्रंट से शुरुआत करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जेसिका के कहने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर खड़े होकर कॉन्फ्रेंस रूम में खुद को इंट्रोड्यूस करने लगे। हेलो मिस राठौर, I am Aryan Singh, manager of the Film and Television Development Department और this is my deputy manager, Manish Malhotra. उद्धरण चिन्ह। हेलो मिस राठौर, I am the director का प्लानिंग डिपार्टमेंट। उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक अधिकतर सभी डिपार्टमेंट मैनेजर ने खुद का और अपने साथ अपने डिप्टी मैनेजर का इंट्रोडक्शन दिया। लगभग 15 मिनट के बाद अब फाइनली मीडिया डिपार्टमेंट की बारी आ गई थी। जेसिका की तरफ देखते हुए ईशानी की आंखें छोटी हो गई। आई एम द मैनेजर का मीडिया डिपार्टमेंट, सोनिया। ये दोनों हमारे डिपार्टमेंट के डिप्टी मैनेजर हैं, श्वेता और ईशानी। उद्धरण चिन्ह। सोनिया ने खड़े होकर काफ़ी शानदार है जी में खुद को इंट्रोड्यूस किया। उसके एक्सप्रेशन ना तो ज़्यादा विनम्र थे और ना ही ज़्यादा एरोगेंट।
जेसिका ने हमें अपनी गर्दन हिलाए और उसकी नज़र श्वेता और ईशानी की तरफ चली गई। श्वेता अच्छे से जानती थी कि उसे इस सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करना है। वो तुरंत खड़ी हुई और काफ़ी सम्मान के साथ बोली, हेलो मिस्टर राठौर, आई एम श्वेता। मैं पिछले 4 सालों से स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में मीडिया डिपार्टमेंट में एज ए डेप्यूटी मैनेजर काम कर रही हूँ। ओके, प्लीज सीट डाउन। उद्धरण चिन्ह। श्वेता की तरफ देखकर जेसिका मुस्कुराए और फिर उसने ईशानी की तरफ देखा। मिस सोनिया, सभी डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ एक ही डिप्टी मैनेजर मौजूद है, तो भला आपके पास 2 क्यों हैं? इस बात में कोई शक नहीं है कि स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप टैलेंट की कदर करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक ही पोजीशन पर 2-2 लोगों को रखोगे। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने अपना पहला दाग चलते हुए कहा। जेसिका का कमेंट सुनकर एक पल के लिए ईशानी के दिल की धड़कन थम गई थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि जेसिका यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसे मुश्किल वक्त देने के लिए आई है। मिस राठौर, डिप्टी मैनेजर श्वेता और ईशानी दोनों को ही टॉप मैनेजमेंट अपॉइंट किया है, तो इसमें अनावश्यक जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा ये दोनों सक्षम हैं और ये दोनों ही डिप्टी मैनेजर बनने के लायक है। उद्धरण चिन्ह। सोनिया जानती थी कि जेसिका जानबूझकर ईशानी के लिए मुश्किल है खड़ी करना चाहती है, इसलिए उसने उसे ऐसा जवाब दिया जिसमें वह कोई कमी निकाल ही ना पाए। लेकिन जेसिका के साथ दिल करना इतना आसान भी नहीं था। उसने तुरंत अपना मुंह बिचकते हुए आगे कहा, ये दोनों इस वक्त से पोजीशन पर है और 2 लोगों में से हमेशा एक अच्छा और एक बड़ा होता ही है। मेरे यहाँ आने से पहले मुझे पता चला था कि श्वेता काफ़ी लंबे समय से स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के लिए काम कर रही है और उसने अपनी पोजीशन पर काम भी काफ़ी अच्छा किया था, तो मुझे लगता है कि डिप्टी मैनेजर बनने के लिए वह लायक है। वहीं दूसरी तरफ ईशानी, जिसे अभी कंपनी के लिए काम करते हुए भी 3 साल भी पूरे हुए हैं और उसे इतनी जल्दी इतनी बड़ी पोजीशन मिल गई। और जहां तक मुझे याद है, स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में किसी भी एम्प्लॉयर को प्रमोट करने के लिए उसे कम से कम कंपनी में 3 साल तक तो काम करना पड़ता है, राइट? उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा जहां तक मुझे पता है, ईशानी की रेपुटेशन भी कंपनी के लिए इतनी अच्छी नहीं है। इसके स्कैंडलस अफेयर हर जगह फैले रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंपनी के नाम को भी कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि इस तरीके का इंसान डिप्टी मैनेजर कैसे बन सकता है। उद्धरण चिन्ह। वह बैठे हुए सभी लोगों को जेसिका का इस तरीके से बात करना काफ़ी अजीब लग रहा था। कहीं ना कहीं वह सभी समझ गए थे कि जेसिका जानबूझकर ईशानी को टारगेट कर रही है। ईशानी की कहानी हुई हर एक बात काफ़ी तीखी थी और उसकी सारी बातें कंपनी के इंटरेस्ट को लेकर ही थी। इस औरत के साथ डील करना वाकई काफ़ी मुश्किल था। जेसिका की बातें सुनने के बाद सोनिया के माथे पर बल पड़ गए। वो ईशानी के बचाव में कुछ खाने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ईशानी अपनी जगह पर से खड़ी हो गई और इत्मीनान के साथ जेसिका को जवाब देते हुए बोली, आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको मेरी डिप्टी मैनेजर की पोजीशन पर होने से काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। उद्धरण चिन्ह। मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रही हूँ। मीडिया डिपार्टमेंट में 2 डिप्टी मैनेजर का होना जरूरी नहीं है, तो आज से तुम उसी पोजीशन पर नहीं हो। यू आर नो लॉन्गर बी द डेप्यूटी मैनेजर। उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने बिना संकोच किए हुए बोला। उसके चेहरे के भावों को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वह इस बारे में किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती है। जब 104 चैप्टर 104। जेसिका ने मीटिंग रूम में ही ईशानी को उसकी पोजीशन से नीचे उतार दिया था। उसने सबके सामने बोल दिया था कि ईशानी अब से डिप्टी मैनेजर नहीं है, और उसकी बातों को सुनकर उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वह इस बारे में और कोई बात करना चाहती है। उसकी बात सुनकर बाकी सभी एम्प्लॉय ने अपना सिर झटक और सहानुभूति के साथ ईशानी की तरफ देखा। कुछ लोग तो काफ़ी कम आवाज़ में ये भी शिकायत कर रहे थे कि ईशानी हमेशा मुश्किलें खड़ी करती है। वह जहाँ भी जाती है, वह किसी न किसी को ऑफेंड कर ही देती है। ईशानी को पहले से ही उम्मीद थी कि जेसिका ऐसा ही कुछ कहेगी, इसलिए उसने वहीं पर उपहास करते हुए कहा, मिस राठौर, आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। बट आई एम सॉरी तो से, लेकिन आपके पास मुझे फायर करने का अधिकार नहीं है। मेरा प्रमोशन एक प्रॉपर बोर्ड मीटिंग के बाद किया गया था, और अगर आप मुझे मेरी पोजीशन पर से फायर करना ही चाहती है तो आप बाकी सब बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग रखिए और उन सभी को भी से डिसीजन लेने के लिए कन्वेंस कीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये तुम किस बारे में बात कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर तुरंत ही जेसिका के चेहरे के भाव बिगड़ गए थे। वहां बैठा हुआ हर एक शख्स आश्चर्यचकित था। वह सभी ईशानी की हिम्मत को देखकर अचंभे में थे। ईशानी इनडायरेक्ट बिना ज्यादा कुछ कहे वहां सबके सामने जेसिका की बेइज्जती कर दी थी।
इस वक्त सभी लोगों के मन में सिर्फ दो ही बातें चल रही थी। पहले ये कि ईशानी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाली और साहसी है। दूसरा, वह लोग सो रहे थे कि क्या ईशानी कंपनी में और ज़्यादा दिनों के लिए काम नहीं करना चाहती है। मिस राठौर, मैं और आप दोनों ही काफ़ी स्मार्ट है। आप यहाँ हर किसी के सामने मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रही है, इसका कारण आपको ही पता है और मुझे भी। आप मुझे इतना मुश्किल वक्त सिर्फ इसलिए दे रही है ताकि आप कनिका का बदला ले सके। एम आई राइट? नो डाउट, आप अपने साथ कुछ अच्छे कारण लेकर आई है। कंपनी में काम करते हुए मुझे कितना समय हुआ है और मेरी क्या रेपुटेशन है, ये सिर्फ बहाने हैं। मुझे भले ही कंपनी में काम करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उन कुछ सालों में मैंने कितनी मेहनत की है और क्या अचीव किया है वह सब लोग अच्छे से जानते हैं। अगर आप इसी तरीके से डर्टी ट्रिक्स टू प्ले करना चाहती है तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप इस बार गलत इंसान को टारगेट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। बाकी सब लोग कितने आश्चर्य के साथ उसे देख रहे थे। इस बात से ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर जेसिका अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके ईशानी को दबाने की कोशिश करेगी तो ईशानी के पास उससे कई गुना ज़्यादा पावर थी। ईशान भी देखना चाहती थी कि अब किसी का उसके साथ और क्या करेगी। हर तरफ सन्नाटा पसर गया था। कॉन्फ्रेंस रूम में किसी के साथ लेने की आवाज़ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। वहाँ का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया था। किसी ने भी उन दोनों के बीच में कुछ कहने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन सभी को डर था कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो वह अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर लेंगे। जेसिका का चेहरा फीका पड़ गया था। इस वक्त उसकी पोजीशन कंपनी के अंदर जनरल मैनेजर की थी, जो खुद में ही काफ़ी पावरफुल थी और उसका स्टेटस भी काफ़ी हाई था। तो इस पोजीशन के साथ अगर वह ईशानी को फायर करना चाहे तो कोई भी उसके सामने ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता था। लेकिन यही ईशानी ने सबके सामने बोल दिया था कि वह बायस बिहेव कर रही है, और अगर जेसिका ने अब उसे फायर किया तो उसकी अथॉरिटी के साथ समझौता हो जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए जेसिका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके स्टेटस के कारण वह जहाँ भी जाती थी वहाँ हर कोई उसे पर फिदा हो जाता था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ईशानी, जो जब भी जेसिका से मिलती थी तो उसके प्रति काफ़ी नर्म, कमज़ोर और आज्ञाकारी बन जाती थी, आज वह सबके सामने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने की हिम्मत करेगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ईशानी, यह स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप है, न कि तुम्हारे लिए बॉसी प्ले करने की कोई जगह। और क्या तुम अपने बॉस के साथ इसी तरीके से व्यवहार करती हो? उद्धरण चिन्ह। काफ़ी देर तक शांत रहने के बाद जेसिका ने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और ईशानी को ताना मारते हुए उसे कहा, मैं निश्चित रूप से अपने सम्मानित बस का सम्मान करती हूँ, लेकिन क्या आप खुद उनमें से एक है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मजाक किया और जवाबी हमला जारी रखा। ये काम कर रहे हैं एक शख्स ने यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत और कोशिश की है, जबकि आप, एक नई जनरल मैनेजर, ने आने के तुरंत साथ ही उनकी सारी उपलब्धियां को मिटाने का फैसला कर लिया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जैसा कि आप हमेशा कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करती हो और कभी उसको कुछ होने नहीं देती हो, और हमें भी यह जब अपनी काफ़ी मेहनत के बाद में नहीं है, तो भला आप सिर्फ अपनी मर्जी से हमें फायर कैसे कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी के हर एक शब्द काफ़ी तीखे थे। उसकी बात सुनने के बाद हर कोई बिल्कुल शांत हो गया था। ऐसी कंपनी में जहां औसत दर्जे को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाता था। हर कोई जिस पोजीशन पर काम कर रहा था उसे पोजीशन पर वह अपने किस्मत के कारण नहीं बल्कि अपनी मेहनत के कारण आया था। और ईशानी ने भी कड़ी मेहनत करने के बाद डिप्टी मैनेजर की पोजीशन हासिल की थी। ईशानी न सिर्फ मुश्किल वक्त का सामना कर सकती थी, बल्कि उसकी सक्षमता भी उत्कृष्ट थी। ईशानी जो भी आर्टिकल पब्लिश करती थी, यह जो भी न्यूज़ एडिट करती थी, वह हमेशा हेडलाइंस में ही रहती थी। और जेसिका के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसने अपनी पोजीशन लेने के तुरंत साथ ही ईशानी के लिए चीज़ मुश्किल बनाने शुरू कर दी थी। अचानक ही सभी लोगों ने अजीब भावों के साथ जेसिका की तरफ देखा। जेसिका को भी अपनी तरफ सबकी निगाहों का एहसास हो रहा था, इसलिए उसके चेहरे के भाव भी थोड़ा बदल गए थे। ईशानी ने इतनी आसानी से सभी को उसके खिलाफ भड़का दिया था। अब न केवल वह ईशानी को नौकरी से नहीं निकाल सकते थी, बल्कि अब वह उसे डिप्टी मैनेजर की पोस्ट से भी फायर नहीं कर सकती थी। अगर उसने ऐसा किया तो उसे सभी एम्प्लॉयज की निराशा ही हासिल होगी, और वह अभी तक अपना अधिकार स्थापित करने की जो प्रयास कर रही थी वह सभी भी नाकामयाब हो जाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में सोते हुए जेसिका गुस्से के कारण उबाल रही थी। फाइन, ठीक है ईशानी, इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम कनिका और नमन से बेहतर हो चुकी हो। उद्धरण चिन्ह। और अब जब तुमने मुझे हर किसी के सामने बेइज्जत किया है, तो कंपनी के अंदर तुम्हें भी अच्छा वक्त गुजारने को नहीं मिलेगा। ठीक है,
अगर तुम ऐसा कह रही हो तो अगर मैं इसी टॉपिक को अब खींचती रहूंगी तो वह काफ़ी अनरीजनेबल लगेगा। उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने एक गहरी सांस की और अपनी सारी हिम्मत लगाकर अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से के कारण उसका चेहरा थोड़ा सा बिगड़ चुका था। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस मीटिंग का मैं मकसद था कि मैं आप सभी को जान सकूं, और मैं कभी भी किसी को उसकी कड़ी मेहनत से अर्जित उपलब्धियां से वंचित नहीं करना चाहूंगी। लेकिन मुझे एक सबॉर्डिनेट की याद आई है जिसने आज अपने बॉस की बात को नहीं माना था, और मैं आशा करती हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लग रहा था जैसे जेसिका ईशानी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गई हो, लेकिन हर किसी को उसकी बात के अंदर छिपे हुए खतरे का आभास को चला था। ऐसा लग रहा था कि इस जाने माने जनरल मैनेजर को नाराज करना कोई बुद्धिमानी भरा कदम नहीं होगा। भविष्य में ईशानी के लिए संभवतः कठिन समय होने वाला है। ईशानी ने सभी लोगों की ओर से सहानुभूति भरी निगाहों को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे किसी को काफी अच्छी तरीके से जानती थी। जेसिका शुरुआत से ही काफी प्रतिशोधी रही है, और आज उसे इस तरह हर एक एम्प्लॉय के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। वह भविष्य में इस चीज का बदला ईशानी से जरूर लगी। लेकिन ये जेसिका के बारे में सबसे बुरी बात नहीं थी। सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि जेसिका इतनी चालाक है कि वह बदला लेने के लिए और भी पेचीदे तरीके अपना सकती है, जिसे निपटना ईशानी के लिए काफी परेशानी भरा होगा। हाल ही में एक के बाद एक बहुत सारी चीज घटित होने से ईशानी काफी ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी। वो हर सिचुएशन में खुद को शांत करती थी, लेकिन इस बार वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद में मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद कंपनी में चारों तरफ ईशानी का नाम उड़ने लगा था। कोई कभी इस बात को नहीं भूल सकता था कि ईशानी ने कितनी हिम्मत के साथ अपने हक के लिए नए जनरल मैनेजर के खिलाफ लड़ाई की थी, और उसने अपने पक्ष में काफ़ी तीखी टिप्पणियां भी दी थी। वह शायद दुनिया में अकेली थी जिसने अपने बॉस के साथ इस तरीके का व्यवहार करने की हिम्मत की। लोग उसकी इस बात की काफ़ी प्रशंसा करते थे। उसने अपने बलबूते पर अपनी पोजीशन से और यहाँ तक कि कंपनी से फायर होने की क्राइसिस को भी खुद सॉल्व किया। ईशानी, मैं तुमसे पूरी तरह प्रभावित हूँ। उद्धरण चिन्ह। जब भी लोग बाहर आए तो सोनिया ने आश्चर्य से ईशानी की ओर देखा और उससे कहा। सोनिया ने खुद से कई बार पूछा कि अगर वह ईशानी की जगह होती तो क्या वह जेसिका के खिलाफ खड़ी होकर इस तरह बात करने की हिम्मत कर पाती, और उसे तुरंत ही अपने सवाल का उत्तर भी मिल गया। वह इतनी हिम्मत कभी नहीं कर पाती, और उसने आज पहली बार अपने सबॉर्डिनेट को से अपनी पोजीशन पर रखा था। अपनी इस हिम्मत के साथ ईशानी ने सिर्फ डिप्टी मैनेजर बल्कि मैनेजर बनने के लिए भी सक्षम थी। अगर जेसिका उसे इसी तरह काम आती रही और ईशानी के लिए मुश्किल है खड़ी करती रही, तो संभवतः उसका अंत भी कनिका के जैसा ही होगा। उसी रात नमन ने जेसिका का वेलकम करने के लिए और स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में उसके वेलकम का जश्न मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक की थी। वो उसके वापस आने का सेलिब्रेशन करना चाहता था। वहां पर नमन, सुलेखा जी, आनंद जी और कनिका एक प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे। वो सभी बैठकर जेसिका के आने का इंतजार कर रहे थे। जेसिका एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर वहां पर आई। उन सभी को एक दूसरे से मिले हुए काफी लंबा समय हो गया था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से कुछ बातें की और मुस्कुराते हुए खाना शुरू किया। कुछ देर बाद कनिका ने बेसब्री और उत्सुकता के साथ उससे पूछा, जेसिका, आज तुम्हें कंपनी में कैसा महसूस हो रहा था? क्या तुमने ईशानी को देखा? क्या तुमने उसे सबक सिखाया? उद्धरण चिन्ह। कनिका के सवालों ने तुरंत ही कमरे के अंदर के माहौल को ठंडा कर दिया था। नमन और सुलेखा जी ने देखा कि यह सवाल सुनने के साथ ही जेसिका के चेहरे के भाव काले पड़ गए थे। गुस्से में सुलेखा जी ने उससे पूछा, क्या हुआ जेसिका? क्या तुम भी उस ईशानी से नहीं निपट सकती हो? उद्धरण चिन्ह। ऑफ कोर्स मैं उसके सामने कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने अपने दांत पीसते हुए सुलेखा जी की बात को नकार कर दिया। लेकिन आज कंपनी में ईशानी ने जो कुछ भी उससे कहा था, उन शब्दों के बारे में सोचते हुए भी जेसिका को काफी अपमानित महसूस हो रहा था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों तक उसे ना देखने के बाद में इतनी ज्यादा बदल गई होगी। क्या अतीत में वह काफी आज्ञाकारी लड़की नहीं थी? उद्धरण चिन्ह। वह काफी ज्यादा बदल चुकी है। उसके साथ डील करना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, और वह काफी ज्यादा चालाक हो गई है। उद्धरण चिन्ह। दांत पीसते हुए कनिका ने कहा। चैप्टर 105। नंदिनी ने जब ईशानी को रोहित मेहरा के बारे में बताया तो ईशानी ने कहा, ओह, अब समझ आ रहा है कि हमारी कंपनी की सारी लड़कियां आज नीचे क्यों खड़ी है। उद्धरण चिन्ह। भला कोई क्यों किसी अमीर परिवार में शादी करके अमीर नहीं होना चाहेगा? अधिकतर ये लड़की का सपना होता है।
तभी आज नीचे लड़कियों ने हल्ला मचा आया हुआ है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की बात सुनकर ईशानी ने उसे पर कोई कमेंट नहीं किया। इस वक्त उसकी जिंदगी में ऑलरेडी काफ़ी सारी परेशानियां आई हुई थी। उसके पास अभी काफ़ी ज़्यादा काम था, इसलिए उसे इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि कौन कौन से अमीर परिवार में शादी करना चाहता है। इसके अलावा मेहरा परिवार के जैसे परिवार इस शहर में काफ़ी सालों से है। वे पॉलिटिक्स के साथ साथ बिजनेस में भी काफ़ी प्रभावशाली थे और उन्होंने लगभग उतने ही अमीर और पावरफुल लोगों से दोस्ती की थी जितने बाकी के महान 4 परिवारों ने की थी। कोई भी आम आदमी भला इतने बड़े परिवार में शादी कैसे कर सकता है? आह, लड़कियां कितनी सीधी है। भला हमारे जैसा साधारण इंसान इतने बड़े परिवार में शादी कैसे कर सकता है? हर किसी की किस्मत तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं होती है, जो ऐसे ही चलते फिरते रैंडमली इतना परफेक्ट हस्बैंड चूज कर ले। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर तक बातें करने के बाद नंदिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ईशानी ने व्यंजन के साथ उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वही ऑफिस के बाहर आज हर कोई नए प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन कर रहा था और इस वक्त सोनिया को कंपनी के सीईओ की तरफ से एक कॉल आ गया। जिस वक्त सोनिया सीईओ ऑफिस में पहुंची तो उसने वहां सोफे पर जेसिका को बैठे हुए पाया। जब उन दोनों की आंखें मिली तो एक सेकंड के लिए तो सोनिया हैरान रह गई थी। जेसिका की आंखों में चतुराई देखकर सोनिया समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शांत भाव बनाए रखे और सीईओ से पॉलिटली पूछा, सर, व्हाट कैन ही डू फॉर यू? उद्धरण चिन्ह। सोनिया, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि। उद्धरण चिन्ह। सीईओ ने अपने गार्डन हिलाते हुए कहा और फिर जेसिका की तरफ देखा। मैंने सुना है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम्हारे किसी सबॉर्डिनेट ने मिस जेसिका के साथ बदतमीजी की है। क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। वेल, उद्धरण चिन्ह। सोनिया के माथे पर बल पड़ गए। हालांकि वह जानती थी कि जेसिका का यहाँ मौजूद होना कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जेसिका ईशानी के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए सीईओ के पास भी जाएगी। ईशानी से निपटने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। सर, ईशानी ने मिस जेसिका को कुछ कहा था, लेकिन उसने उनकी बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं की थी। हो सकता है कि मिस जेसिका को उसकी बातें बुरी लगी हो, लेकिन उसके कहने का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसा मिस जेसिका सोच रही है। उद्धरण चिन्ह। सोनिया ने शब्दों पर विचार किया और कुछ दिनों पहले हुई घटना को कुछ शब्दों में सहजता से सुलझा दिया। सोनिया की बात सुनने के बाद जेसिका की आंखें बिल्कुल बर्फीली हो गई। उसने वार्निंग के साथ सोनिया को देखा और उसे कहा, मिस सोनिया, कुछ भी कहने से पहले एक बार दोबारा सोच लेना, कहीं आपकी इन बातों की वजह से आपका करियर खराब ना हो जाए। अपने लिए मुश्किलें मत खड़ी करो। वहां मौजूद हर किसी ने देखा था कि ईशानी ने किस तरह अपने बॉस की डिसरिस्पेक्ट की थी, और उसके जैसे लोगों को स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में रखना हमारी कंपनी की स्पिरिट को कर्प्ट करने के बराबर है। उद्धरण चिन्ह। अंदर ही अंदर सोनिया को जेसिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जेसिका ने तो जैसे फैसला कर लिया था कि वह ईशानी का करियर खराब करके ही मानेगी, लेकिन ईशानी की सुपरवाइजर होने के नाते सोनिया ऐसा नहीं होने दे सकती थी। इसलिए उसने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाए और धीमी आवाज में बोली, मिस जेसिका, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है। ईशानी हमेशा अपने काम में आत्मा अनुशासित और ईमानदार रही है। कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज की तुलना में वह काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। उसके जैसे एम्प्लॉयज का मिलना काफ़ी रेयर होता है, और अपने पिछले सालों में उसने जो मेहनत की है और जो उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की है, उन्हें देखते हुए मुझे उसे कंपनी से बाहर निकलने का कोई कारण नहीं मिल रहा है। उद्धरण चिन्ह। तुम। उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके धमकाने के बाद भी सोनिया ईशानी की तरफदारी करेगी। उसके चेहरे के भाव ठंडा और गहरी हो गए थे। सर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में कंपनी को मैनेज करने के लिए और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन उसका आधार यह है कि यहाँ के सभी एम्प्लॉयज मेरी रेस्पेक्ट करेंगे। मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई हूँ, और इतने ही दिनों में यहाँ मेरे सबॉर्डिनेट लगातार मेरी अथॉरिटी पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के जनरल मैनेजर की अब इज्जत नहीं होती है? अगर यही बात है तो मुझे किसी और कंपनी में जाने के बारे में सोचना होगा। उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने नम्र दृष्टि से कृपालु और सीधे तौर पर कहा। वह यहाँ खुद को कृपालु मानती थी, लेकिन यहाँ पर इस बात में उसकी सराहना करने के बजाय उसका अनादर किया गया, जिसके लिए वह कभी किसी को माफ नहीं कर सकती थी। जेसिका की बात सुनने के बाद सीआईए के चेहरे के भाव भी काफी गंभीर हो गए थे। वह जानते थे कि जेसिका दूसरों के सामने एक एग्जाम्पल रखने के लिए ईशानी को पनिश करना चाहती थी।
लेकिन वह उसके जैसे एक एक्सीलेंट मैनेजर को इतनी आसानी से अपनी कंपनी छोड़कर जाने देना नहीं चाहते थे। इसके अलावा जेसिका का साथ देने के लिए त्रिपाठी ग्रुप और एक के ग्रुप भी मौजूद था, और वही ईशानी को लेकर भी सीईओ काफ़ी परेशानी में आ गए थे। वह जानते थे कि ईशानी के राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के साथ कुछ रिश्ते हैं, क्योंकि जब भी कभी ईशानी किसी मुसीबत में फंसती है तो राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप हमेशा उसके बचाव के लिए सामने आ जाता है। वह इन दोनों में से किसी को भी ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं रखते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सीआईए होने के नाते अब वह क्या फैसला ले। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए उनके माथे पर बल पड़ गए, और अंत में उन्होंने फैसला लिया कि यह सब बाकी लोगों के ऊपर छोड़ देंगे। उन्होंने सोनिया की तरफ देखा और सारी मुश्किल उसके ऊपर डालते हुए बोले, सोनिया, तुम ईशानी की बस हो, इसलिए इस प्रॉब्लम को लेकर तुम्हें जेसिका से बात करनी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, जेसिका अब जनरल मैनेजर है, और ईशानी ने जिस तरह है उनके साथ बिहेव किया वह भी गलत था। उसे यूं सबके सामने उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। सोनिया के पास खाने के लिए शब्द नहीं बचे थे। इस गंभीर मोमेंट पर सीआईए के पास भी डिसाइड करने की क्षमता नहीं थी। तो भला अब सोनिया जेसिका से नेगोशिएट कैसे कर सकती थी, और क्या जेसिका उसे शांति के साथ बात करना चाहेगी? क्योंकि पहले ही दिन से जेसिका ने यह बात साबित कर दी थी कि वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से ईशानी को कंपनी से बाहर निकलना चाहती है। और सोनिया की पोजीशन जेसिका के जितने ऊंची और पावरफुल नहीं थी, इसलिए जेसिका के साथ नेगोशिएट करने की तो बात ही नहीं खड़ी होती थी। लेकिन सोनिया ऐसे कोने में खड़ी होकर ईशानी को कंपनी से फायर होते हुए नहीं देख सकती थी। सोनिया खुद भी एक साधारण परिवार से आई थी, इसलिए वह ईशान की कड़ी मेहनत को अच्छे से समझती थी। तो भला वो जेसिका के साथ हाथ मिलाकर ईशानी के जैसे टैलेंट को कैसे दबा सकती थी? इस वक्त सोनिया काफ़ी बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। वह इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रही थी, तभी सीईओ ऑफिस का दरवाज़ा अचानक बाहर की तरफ से खुल गया। दरवाज़ा खुलने के तुरंत साथ ही बाहर से एक बार की जितनी ठंडी आवाज़ सुनाई पड़ी, मिस्टर चक्रवर्ती, अपनी जॉब को लेकर आपका एटीट्यूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एक काफ़ी अच्छा दिखने वाला आदमी ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। उसकी उम्र 25-26 के आसपास लग रही थी। उसने एक अच्छा टेलर सूट पहना हुआ था। वह आदमी काफ़ी हैंडसम और नोबल दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह इतना पावरफुल होने का आदी है, उसकी अब इतनी तीव्र थी कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह आदमी बाहर से अंदर आया, और उसका एटीट्यूड देखकर सीईओ चक्रवर्ती के माथे पर बल पड़ गए। मिस्टर मेहरा, आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि आप आने वाले हैं? अगर मुझे पता होता तो मैं पर्सनली आपका वेलकम करता। उद्धरण चिन्ह। सीईओ ने मुस्कुराकर कहा। जेसिका और सोनिया दोनों को आश्चर्यचकित करते हुए वह चापलूसी भरे भाव के साथ आगे आए। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी मंद मंद मुस्कुराया और चेयरमैन की सीट के पास जाकर बैठ गया। उसने लापरवाही के साथ अपने एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर रखा और उपवास करते हुए बोला, आप सीईओ बनने के लायक नहीं हैं। आप ठीक से एक फैसला तक नहीं ले सकते हैं, और इतनी छोटी सी बात को भी नहीं संभाल सकते। मुझे नहीं लगता कि आपको अब सीईओ के रूप में अपना पद बनाए रखने की कोई ज़रूरत है। कल से आपको सीईओ के रूप में कंपनी में आकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक शेयर होल्डर बनकर रहिए। उद्धरण चिन्ह। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर मेहरा, मैं जानता हूँ कि इसमें मेरी गलती है। उद्धरण चिन्ह। सीईओ चक्रवर्ती ने ठंडे पसीने से लटपट होकर अजीब ढंग से कहा। जेसिका और सोनिया हैरानी के साथ उन्हें देख रही थी। यह आदमी आखिर है कौन? यहाँ तक कि सीईओ चक्रवर्ती को भी उसके सामने झुकना पड़ा। ये सब देखकर जेसिका के माथे पर बल पड़ गए और उसने एक कदम आगे लेते हुए सीईओ से पूछा, मिस्टर चक्रवर्ती, ये उद्धरण चिन्ह, तुम अभी तक यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? ये हमारे न्यू प्रेसिडेंट है, कम ऑन एंड ग्रीट हिम। उद्धरण चिन्ह। सीईओ चक्रवर्ती जेसिका को डांटे बिना नहीं रह सके। जेसिका और सोनिया चौंक गई। क्या यह उनका नया प्रेसिडेंट रोहित था? स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो आज से मैं न केवल स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप का नया प्रेसिडेंट हूँ, बल्कि कंपनी का मालिक भी हूँ। और जहाँ तक कि मिस्टर चक्रवर्ती का सवाल है, वह कल से सीईओ नहीं रहेंगे। साथ ही मैंने सुना कि अभी आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अपने हाथों को टेबल पर रखते हुए रोहित ने जेसिका की तरफ कुछ अलग भावों के साथ देखा और उससे कहा, मेरी कंपनी में एम्प्लॉयज को अपनी पावर के साथ दबाने के बारे में सोचना भी मत। अब से कंपनी में हर किसी को मेरे बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना होगा, और अगर किसी ने अपने सब बॉडीनीज को डराने या धमकाने की कोशिश की तो अगले ही पल उसे कंपनी में से बाहर निकाल दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह।
रोहित मेहरा की अनाउंसमेंट काफी सिंपल लेकिन दबंग और अत्यंत अहंकारपूर्ण थी। सीईओ चक्रवर्ती का झुर्री वाला चेहरा सख्त हो गया। जेसिका के चेहरे के भाव बिगड़ गए थे। सोनिया और भी ज्यादा हैरान हो गई थी। अफवाह ये थी कि उनके प्रेसिडेंट को बदल दिया गया था, लेकिन उसने इस बारे में कभी भी नहीं सुना था कि स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के ओनर को भी बदल दिया जाएगा। लेकिन सोनिया को इस बात में कुछ बुराई नजर नहीं आ रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नए प्रेसिडेंट का ईशानी के लिए मुश्किलें खड़ी करने का कोई इरादा नहीं था। ठीक है, ये मैटर यहीं पर खत्म होता है। तुम दोनों अब जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। रोहित ने अपना हाथ हवा में हिलाते हुए उन दोनों को वहां से जाने का ऑर्डर दे दिया। सोनिया ने अपनी गर्दन झुकाकर एक बार उसे ग्रेट किया और ऑफिस में से बाहर चली गई। जेसिका अभी उस मामले को लेकर रोहित के साथ बहस करना चाहती थी, लेकिन उसने उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया।